सुनिए, रुकिए, अपनी सांसें थाम लीजिए, अपने दिल की धड़कनें गिनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये किसी किताब का अध्याय नहीं है। ये है एक सच्ची घटना पर आधारित वो कहानी जिसे मिटाने की कोशिश की गई, जिसका नाम कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ और जिसे अंजाम देने वाले हीरो की मौत आधिकारिक तौर पर कभी हुई ही नहीं। साल था 2019, महीना था फरवरी, तारीख थी 26 तारीख, सुबह के 3:30 बजे। ज्यादातर भारतीय गहरी नींद में थे, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक 60 साल के बूढ़े चाय वाले के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके हाथ में एक छोटा सा USB ड्राइव था, जितना आपकी उंगली से भी छोटा, काले रंग का, बिना किसी निशान के। और उस USB के अंदर था एक वायरस। कोई आम वायरस नहीं, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेन जिसे दुनिया की सबसे बड़ी साइबर एजेंसियों ने भी कभी नहीं देखा था। एक ऐसा वायरस जो पाकिस्तानी सेना के उस सुपर कंप्यूटर को, जो उनके परमाणु मिसाइलों को नियंत्रित करता था, 1 सेकंड में बंद कर सकता था। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड। लेकिन सवाल था, ये USB वहां तक पहुंचे कैसे? पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। 3 लेयर की सिक्योरिटी, बॉडी स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, फेस रिकॉग्निशन कैमरे, हर कोने में स्नाइपर। तो एक बूढ़ा चाय वाला अपनी जेब में USB लेकर उसके अंदर कैसे जा सकता था? जवाब है, वो अंदर नहीं गया, बल्कि वो USB उसके अंदर गई। यानी समझिए, पाकिस्तानी सेना के जनरल खुद बाहर आते थे उस चाय वाले की रेहड़ी पर। हाँ, हर दिन रात 9 बजे एक जनरल, 3 सितारा जनरल, पाकिस्तानी मिसाइल कमांड का चीफ, रोजाना उसी रेहड़ी पर चाय पीने आता था और अपना मोबाइल फोन वहीं चार्ज करता था, उसी एक्सटेंशन बोर्ड में जिस पर चाय वाले का कंट्रोल था। तो आप समझे, USB को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं थी, बस जरूरत थी जनरल के फोन में वो वायरस डालने की। और वो वायरस जनरल के फोन से ऑटोमेटिकली उनके ऑफिस के कंप्यूटर में चला जाता, रातों रात, बिना किसी को पता चले। और फिर उस कंप्यूटर से पूरे मिसाइल नेटवर्क में जैसे जहर खून में घुलता है, बस एक चुटकी और पूरा शरीर लकवाग्रस्त। लेकिन यह प्लान इतना आसान नहीं था जितना लगता है। इसके पीछे था 11 महीने की मेहनत, 11 महीने की जासूसी, 11 महीने की रेकी, 11 महीने की प्रतीक्षा। और इस प्लान को डिजाइन करने वाला शख्स था कोई विदेशी जासूस नहीं, बल्कि एक भारतीय, जो दिल्ली की गलियों में पला बड़ा था, जिसने कभी IIT नहीं की थी, जिसने कभी साइबर सिक्योरिटी की कोई डिग्री नहीं ली थी, बल्कि वो था एक सेल्फ टॉट हैकर, जो स्कूल के दिनों में दूसरों के फेसबुक अकाउंट हैक करता था मजाक के लिए। लेकिन आज वो भारत के सबसे खतरनाक साइबर योद्धाओं में से एक था। उसका नाम था अनंत श्रीवास्तव और उसकी टीम का कोड नेम था ऑपरेशन काली देवी। ये नाम क्यों? क्योंकि काली देवी विनाश की देवी हैं और ये ऑपरेशन विनाश के लिए ही बना था। पाकिस्तानी सेना के उस नेटवर्क का विनाश जो सालों से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को फंड कर रहा था। लेकिन क्या अनंत सफल हुआ? क्या वो USB उस जनरल के फोन में लग पाई? और अगर लग पाई तो फिर क्या हुआ? चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं 11 महीने पीछे, साल 2018 के मार्च महीने में, जब सब कुछ शुरू हुआ। जब एक छोटे से कमरे में बैठे थे 3 लोग और तय कर रहे थे पाकिस्तान का भविष्य। दिल्ली, लुटियंस बंगला क्षेत्र, एक बंगला जिसका नंबर भी किसी को नहीं पता, कोई बोर्ड नहीं, कोई नेम प्लेट नहीं, बाहर से बिल्कुल साधारण, अंदर दीवारें मोटी थीं, खिड़कियां ध्वनिरोधी थीं, हर कोने में कैमरे थे और बेसमेंट में एक कमरा था जहां कोई जा नहीं सकता था बिना बायोमेट्रिक स्कैन के। उस कमरे में उस दिन 3 लोग बैठे थे। पहले थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो शख्स जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी डरती थी। दूसरे थे रॉ के चीफ सामंत गोयल, एक ऐसा आदमी जिसका चेहरा कभी अखबार में नहीं छपा। और तीसरे थे अनंत श्रीवास्तव, 32 साल का एक युवा, सादा कुर्ता पहने, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में लैपटॉप, विनम्र, शांत। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने अपने परिवार को खोया हो। दरअसल अनंत के बड़े भाई मेजर अमित श्रीवास्तव 2016 के उरी हमले में शहीद हो गए थे। 4 आतंकी घुस आए थे सेना के कैंप में, ग्रेनेड फेंके, मशीन गनों से फायरिंग की और 19 जवानों को शहीद कर दिया। उनमें से एक थे अमित। अनंत उस दिन घर पर था, उसकी भाभी रो रही थी, उसकी 2 साल की भतीजी अपने पापा को बुला रही थी। पापा कहाँ है? अनंत ने उस दिन कसम खाई थी जवाब देने की,
वो भी ऐसा जवाब जिसकी मिसाल इतिहास में ना हो। और आज वो उसी कमरे में बैठा था अपनी कसम पूरी करने। डोभाल ने कहा, अनंत, हमें एक ऑपरेशन प्लान करना है, कोड नेम काली देवी। लेकिन ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये साइबर वॉर है। हमें पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में घुसना है, उन्हें डिसेबल करना है, लेकिन बिना पता चले, बिना कोई सुराग छोड़े। अनंत ने पूछा, क्यों? डोभाल ने स्क्रीन पर एक मैप खोला। ये देखो, ये है पाकिस्तान का मिसाइल कमांड सेंटर रावलपिंडी में। इसके अंदर वो कंप्यूटर है जो उनकी सारी बैलिस्टिक मिसाइलों को कंट्रोल करता है। गौरी, शाहीन, नासर, सब। अगर ये कंप्यूटर 10 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो पाकिस्तान परमाणु हथियार लॉन्च नहीं कर सकता। 10 मिनट, बस 10 मिनट। इतने में हम उनके सारे ठिकाने ध्वस्त कर सकते हैं। अनंत की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने पूछा, सर, ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये एयर गैप्ड है। बिना फिजिकल एक्सेस के इसमें घुसना नामुमकिन है। डोभाल मुस्कुराए, तो हम फिजिकल एक्सेस लाएंगे। कैसे? एक चाय के कप से। अनंत को समझ नहीं आया। तब रॉ चीफ समंत गोयल ने बात की। अनंत, हमारी टीम ने पिछले 6 महीने में पाकिस्तानी सेना के हर जनरल की जीवन शैली स्टडी की है। उनके रूटीन, उनकी आदतें, उनके फोन नंबर, उनकी पसंद नापसंद। और हमने पाया कि एक जनरल, मेजर जनरल राशिद मलिक, हर रात रावलपिंडी के चौरंगी चौक पर एक चाय वाले की रेहड़ी पर जाता है। उसी रेहड़ी पर हर रात 9 बजे पिछले 4 साल से। अनंत ने पूछा, वो क्यों? क्योंकि उस चाय वाले की चाय उसे उसकी मां की याद दिलाती है। उसकी मां 4 साल पहले मर गई थी और उस चाय का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी मां बनाती थी। अनंत चुप था। गोयल ने आगे कहा, हमने उस चाय वाले के बेटे के मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले हैं। उसका बेटा किडनी फेलियर से पीड़ित है। हर महीने डायलिसिस पर 50,000 रुपए खर्च होते हैं। चाय वाले की सैलरी 8,000 रुपए है। वो कर्ज में डूब रहा है। अनंत को समझ आ गया। आप चाहते हैं कि हम उस चाय वाले को अपना एजेंट बनाएं? गोयल ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि वो किसके लिए काम कर रहा है। हम उससे सिर्फ इतना कहेंगे कि तुम्हारे बेटे का इलाज हम करेंगे, बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। कोई हथियार नहीं, कोई खतरा नहीं, बस एक यूएसबी लगानी है एक एक्सटेंशन बोर्ड में। और अगर वो पकड़ा गया? डोभाल ने कहा, तो हम उसे कभी जानते ही नहीं थे। ये गेम है अनंत, इसमें प्यादे हमेशा बलि देने पड़ते हैं। अनंत ने अपने भाई की फोटो देखी जो उसके लैपटॉप पर लगी थी। उसने कहा, मैं करूंगा। डोभाल ने कहा, बस एक शर्त है, 11 महीने। तुम्हारे पास 11 महीने हैं। इससे पहले कि पाकिस्तान को शक हो, तुम्हें वायरस डिजाइन करना है, टेस्ट करना है और उस चाय वाले तक पहुंचाना है। 26 फरवरी 2019 की सुबह हम बालाकोट पर हवाई हमला करेंगे। उसी दौरान तुम उनका मिसाइल सिस्टम बंद करोगे। ऑपरेशन 2 फ्रंट पर चलेगा, एक आसमान में, एक साइबर स्पेस में। अनंत खड़ा हुआ। जय हिंद सर। डोभाल ने भी कहा, जय हिंद। और वहां से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गुप्त ऑपरेशन। अनंत अपनी लैब में वापस आया। लैब दिल्ली के बाहर गुड़गांव के एक औद्योगिक क्षेत्र में थी। बाहर से एक पुराना गोदाम, अंदर करोड़ों रुपए के उपकरण, सर्वर, एन्क्रिप्टेड नेटवर्क, 1 लाख कोर की कंप्यूटिंग पावर। अनंत ने अपनी टीम को बुलाया, 5 लोग। सबसे उम्रदराज 40 साल की शालिनी, सबसे युवा 24 साल का राहुल और 3 और, विक्रम, अरुण और दीपा। अनंत ने सबको बैठाया। उसने स्क्रीन पर एक आरेख खोला। दोस्तों, हमारे सामने दुनिया का सबसे मुश्किल टारगेट है, पाकिस्तानी सेना का सेंट्रल कमांड सिस्टम। यह सिस्टम एयर गैप्ड है, मतलब यह इंटरनेट से जुड़ा ही नहीं है। बिना फिजिकल एक्सेस के इसमें घुसना असंभव है। तो हम फिजिकल एक्सेस कैसे लाएंगे? अनंत मुस्कुराया, हम लाएंगे नहीं, वो खुद लाएगा। सब हैरान थे। अनंत ने एक तस्वीर दिखाई। यह है मेजर जनरल राशिद मलिक, पाकिस्तानी मिसाइल कमांड के चीफ। हर रात 9 बजे यह रावलपिंडी के चौरंगी चौक पर चाय पीने जाता है। अपना मोबाइल फोन वहां चार्ज करता है और उसी एक्सटेंशन बोर्ड में जो चाय वाले के पास है। शालिनी ने कहा, तो हम चाय वाले को अपना एजेंट बनाएंगे? हाँ, लेकिन चाय वाले को पता नहीं चलेगा। हम उसे एक यूएसबी देंगे। वो यूएसबी उसी एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएगा जब राशिद मलिक अपना फोन लगाएगा। यूएसबी से एक वायरस राशिद मलिक के फोन में चला जाएगा और उसके फोन से उसके ऑफिस के कंप्यूटर में और उस कंप्यूटर से पूरे मिसाइल सिस्टम में। दीपा ने कहा, लेकिन सर, इतने बड़े सिस्टम में घुसने के लिए वायरस को कई लेयर क्रैक करनी होंगी, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यह असंभव है। अनंत ने कहा, इसीलिए मैंने तुम सबको बुलाया है। हम मिलकर एक ऐसा वायरस बनाएंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। अनंत ने बोर्ड पर लिखना शुरू किया।
ये वायरस 3 हिस्सों में काम करेगा। पहला, प्रॉब। ये फोन में घुसते ही उसकी सारी एक्टिविटी ट्रैक करेगा, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, लोकेशन, कैमरा, माइक, सब। दूसरा, स्लीपर। ये फोन में छिप जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये तब एक्टिव होगा जब फोन ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट होगा, फिर ये खुद को ऑफिस के कंप्यूटर में कॉपी कर लेगा। तीसरा, ईटिंग बॉम्ब। ये सबसे खतरनाक है। जब ये कंप्यूटर में घुसेगा तो डेटा डिलीट नहीं करेगा, बल्कि उसे एनक्रिप्ट करेगा, एक ऐसे कोड से जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास होगी। राहुल ने पूछा, एनक्रिप्ट क्यों करना, डिलीट क्यों नहीं करते? क्योंकि डिलीट किया डेटा रिकवर किया जा सकता है, लेकिन एनक्रिप्ट किया डेटा बिना चाबी के कभी नहीं खुलेगा। और हम चाबी तभी देंगे जब पाकिस्तान हमारी शर्तें मानेगा। शालिनी ने कहा, यह तो ब्लैकमेल है। अनंत ने कहा, यह ब्लैकमेल नहीं है, ये जवाब है। सब चुप थे। अनंत ने कहा, अब काम पर लग जाओ, हमारे पास 11 महीने हैं। और शुरू हुआ एक ऐसा वायरस बनाने का सिलसिला जिसकी मिसाल नहीं। 11 महीने की जंग, अगले 11 महीने। अनंत और उसकी टीम ने लगभग 18 घंटे रोज काम किया। सुबह 8 बजे लैब पहुंचना, रात 2 बजे घर लौटना, खाना लैब में ही, नींद 4 घंटे से कम, परिवार बस फोन पर बात। अनंत ने अपनी भाभी से कहा था, मैं अमित भैया का बदला ले रहा हूं। भाभी ने पूछा, कैसे? अनंत ने कहा, आपको बाद में पता चलेगा। पहले 2 महीने उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर समझी, हर पोर्ट, हर प्रोटोकॉल, हर फायरवॉल। उन्होंने पाया कि यह सिस्टम एक अमेरिकी कंपनी साइबरडाइन ने बनाया था 2008 में। अनंत ने साइबरडाइन के पुराने कर्मचारियों को हैक किया, उनके ईमेल चुराए और पाया कि सिस्टम में एक छेद था, एक बैकडोर, जिसे कंपनी ने छुपा दिया था ताकि वो खुद बाद में सिस्टम में घुस सके। अनंत मुस्कुराया, हम ये बैकडोर इस्तेमाल करेंगे। चौथे महीने में उन्होंने प्रॉब बनाया, 6.2 किलोबाइट का कोड, इतना छोटा कि किसी एंटीवायरस को शक ना हो। छठे महीने में स्लीपर तैयार हुआ। यह खुद को मोबाइल के सिस्टम फाइल्स में छुपा लेता था जहां एंटीवायरस कभी नहीं जाता। 8वें महीने में ईटिंग बॉम्ब तैयार हुआ। यह इतना पावरफुल था कि 1024 बिट एन्क्रिप्शन को क्रैक कर सकता था, वो एन्क्रिप्शन जिसे तोड़ने में सुपर कंप्यूटर को 100 साल लगते। लेकिन सबसे मुश्किल काम था यह सब टेस्ट करना, बिना पकड़े, बिना पता चले। अनंत ने अपनी खुद की एक सिमुलेटेड लैब बनाई, वैसा ही कंप्यूटर, वैसा ही फोन, वैसा ही नेटवर्क, जैसा पाकिस्तानी सेना के पास था। 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार। हर बार वायरस फेल होता था। कभी एंटीवायरस पकड़ लेता, कभी फोन क्रैश हो जाता, कभी कंप्यूटर हैंग हो जाता। राहुल निराश हो गया था। उसने कहा, सर ये नहीं हो सकता, ये टू हार्ड है। अनंत ने उसकी तरफ देखा। राहुल, तुम्हारे पिता सेना में है ना? हाँ सर, कारगिल वेटरन है। तो तुमने उनसे कभी पूछा, कारगिल में बर्फ में जम रहे थे, गोलियां खत्म हो रही थी, दुश्मन ऊपर पहाड़ी पर था, तब उन्होंने हार क्यों नहीं मानी? अनंत ने कहा, क्योंकि हार उनके विकल्पों में थी ही नहीं, बस। तो अब वापस काम पे लगो, हमारे पास 3 महीने बचे हैं। और वो लग गए। 11वें महीने में आखिरकार वायरस तैयार हुआ, एकदम परफेक्ट, 100 में 100 बार सिमुलेशन पास। अनंत ने डोभाल को फोन किया, सर वायरस तैयार है। गुड, अब बारी है चाय वाले की रावलपिंडी, चौरंगी चौक, एक शाम 7 बजे। शहाबुद्दीन अपनी रेहड़ी लगा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, बीमारी से नहीं बल्कि टेंशन से। उसके बेटे की किडनी फेल हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो बेटा नहीं बचेगा। शहाबुद्दीन के पास पैसे नहीं थे। वो रोज अल्लाह से दुआ करता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। तभी रेहड़ी पर 2 लोग आए। शक्ल से विदेशी नहीं लग रहे थे, पाकिस्तानी ही थे, लेकिन उनकी बोली थोड़ी अलग थी, शायद कराची से। उनमें से एक ने कहा, शहाबुद्दीन भाई, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। शहाबुद्दीन ने पूछा, कौन हो तुम? हम एक चैरिटी से हैं, हम गरीब बच्चों का इलाज कराते हैं, हमें आपके बेटे के बारे में पता चला। शहाबुद्दीन की आंखें नम हो गई। सच? तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? ये यूएसबी। उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा यूएसबी निकाला, काला, बिना किसी निशान के। तुम्हें बस इतना करना है, जब राशिद मलिक साहब चाय पीने आए और अपना फोन लगाए तो तुम ये यूएसबी उसी एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देना, बस 5 सेकंड के लिए, फिर निकाल देना। शहाबुद्दीन के हाथ और कांपने लगे। ये तो जासूसी है। नहीं, ये सिर्फ एक सर्वे है। हम ये चेक कर रहे हैं कि लोग अपने फोन कहां चार्ज करते हैं, बस। शहाबुद्दीन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने बेटे का चेहरा सोचा, बीमार, कमजोर, मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं करूंगा।
आदमी ने उसे एक लिफाफा दिया। ये 2 लाख रुपए हैं, अग्रिम भुगतान, बाकी बाद में। शहाबुद्दीन ने लिफाफा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अब वो जानता था वो जासूसी कर रहा है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, जिसकी सजा मौत थी। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। जब बेटे की जान सामने हो तो मौत भी छोटी लगती है। शहाबुद्दीन ने यूएसबी को अपनी जेब में रखा और वो रात, वो 5 सेकंड, वो मौत का इंतजार करने लगा। 7 जनवरी 2019 रात 8:45 बजे, रावलपिंडी। ठंड इतनी थी कि सांसें जम रही थी। चौरंगी चौक पर शहाबुद्दीन की रेहड़ी चल रही थी। अलाव जल रहा था। चाय की केतली उबल रही थी। शहाबुद्दीन के हाथ इस बार सर्दी से नहीं, डर से कांप रहे थे। उसकी जेब में वो यूएसबी था, काला, छोटा, खतरनाक। उसका 14 साल का बेटा सलीम रेहड़ी के पीछे बैठा था, बीमार, कमजोर, लेकिन आंखों में चमक। अब्बू, आज राशिद मलिक साहब आएंगे? शहाबुद्दीन ने सिर हिलाया। हाँ बेटा। तो आज वो काम हो जाएगा? शहाबुद्दीन ने उसे चुप रहने को कहा। तभी दूर से एक काली कार आती दिखी, टोयोटा लैंड क्रूजर, पाकिस्तानी सेना का नंबर। शहाबुद्दीन का दिल तेज धड़कने लगा। कार रुकी, दरवाजा खुला। मेजर जनरल राशिद मलिक बाहर निकले, वर्दी में, 3 सितारे, छाती पर मेडल, चेहरे पर मुस्कान। शहाबुद्दीन भाई, चाय तैयार है? शहाबुद्दीन ने हाथ जोड़े। सलाम साहब, आइए। राशिद मलिक रेहड़ी के सामने वाली प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना फोन निकाला, आईफोन, लगभग डेड। भाई, प्लग पॉइंट है? शहाबुद्दीन का दिल बाहर निकल आया था। उसने कहा, जी साहब, पीछे है। राशिद मलिक उठे और रेहड़ी के पीछे गए। वहां एक एक्सटेंशन बोर्ड था, 4 पोर्ट, 3 में कुछ और लगा था, 1 खाली था। राशिद मलिक ने अपना फोन उस खाली पोर्ट में लगा दिया। चार्जिंग शुरू हो गई। शहाबुद्दीन ने सलीम की तरफ देखा। सलीम ने सिर हिलाया। उसके हाथ में यूएसबी था। शहाबुद्दीन रेहड़ी के पीछे गया जैसे चीनी लेने। उसने सलीम से यूएसबी लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, इतने जोर से कि यूएसबी गिर जाता। उसने गहरी सांस ली और यूएसबी को एक्सटेंशन बोर्ड के तीसरे पोर्ट में धीरे से लगा दिया, बिना आवाज के, बिना शोर के। 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसे निकाल लिया और जेब में रख लिया। सब कुछ 5 सेकंड में। राशिद मलिक को कुछ पता नहीं चला। वो वापस अपनी कुर्सी पर आ गए, चाय पीने लगे, बातें करने लगे। शहाबुद्दीन ने उनकी ओर देखा, लेकिन उसकी निगाहें कुछ और देख रही थी।